सबको बनाना सिखाऊंगा रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। सबको बनाना सिखाऊंगा केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इसको देखेंगे। तो आप सबका किसी भी तरह से टाइम बर्बाद ना करते हुए बातों को समझाना है। और हां बेटा, जहां पे लगता हो आपको कि इन चीजों को लिखना चाहिए तो उनको आप पॉज कर लो। स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप कभी देखते नहीं हो, आपको पता होगा ये बात। तो आप इस क्या कर लो, पॉज कर लो, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ और वो चीजें देखें कि रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी आप समझते हो कि रसायन का सीधा सा मतलब होता है पदार्थ, और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है इन पदार्थों का आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण। चलो, रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए कुछ बातों को पहले समझें। पहली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण है क्या चीज। इन बातों को समझने से पहले आपने अपनी जिंदगी में कई तरह के परिवर्तन देखे होंगे, तो उनमें से कुछ परिवर्तनों को समझें कि क्या यह परिवर्तन आपने कभी देखा। खाना बनाना, खाना बनाते समय खाना पकाना एक परिवर्तन है। यह देखिए, प्रकृति में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। आपने छोटी क्लास में समझे हैं, बहुत छोटी क्लास में, यानी प्राइमरी क्लास से समझे हैं, प्राइमरी क्लास, मिडिल क्लास, इनमें समझें कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं अपनी दुनिया में। एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो आपके शिक्षक ने बताया या आपने खुद देखा है परिवर्तन। जैसे कुछ परिवर्तन, जैसे हम भोजन पकाते हैं, खाना पकाते हैं, क्या यह कोई परिवर्तन है? हम परिवर्तन दो तरह से बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ जो है वो अपनी अवस्थाएं परिवर्तित करती हैं, अपना रूप परिवर्तित करती, और ये एक तरह से उत्क्रमणीय होता है, यानी दोनों दिशाओं में चलता है। ए से अगर पदार्थ बी बन गया तो बी से ए बन जाएगा। जैसे एक लाइट ऑन करते हो तो जैसे ही लाइट ऑन करे उसको करंट मिलती है, वो प्रकाशित होने लगता है। जैसे स्विच ऑफ करते हो उसको करंट मिलना बंद होता है, इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा मिलना बंद होता है और वो बुझ जाती है। ये प्रक्रियाएं आप कई बार कर सकते हो, कोई परिवर्तन कुछ नहीं होता, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलने से वो जल बनता है, जल से फिर बर्फ बनता है, ये द्रव और ठोस में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन। तो कुछ परिवर्तन हम देखें, जब हम खाना पकाते हैं तो खाना में कुछ आपने देखा होगा कि वो हार्ड से नरम हो जाता है, एक भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन ये व्युत्क्रम नहीं होता है, व्युत्क्रमण नहीं होता है। तो यहां पर मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आप भोजन में उसके स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता, तो ये केमिकल परिवर्तन है। केमिकल को सी से मैं दर्शाता हूं, इसको भौतिक को फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो इसमें कौन सा प्रकार का परिवर्तन होगा? केमिकल चेंजेस होता है जब खाना बनाया जाता है। फिर बात करते हैं यहां पे कि बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? आपको पता है, बर्फ को अगर 0 डिग्री से अधिक तापमान पर ले जाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगेगा। लेकिन क्या द्रव को फिर से ठोस में परिवर्तित नहीं कर सकते? कर सकते। फिर तापमान को कम कर दो, फिर वो ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। वहां पर जो केमिकल है, केमिस्ट्री है, यहां पर केमिस्ट्री क्या चीज है? इसमें केमिस्ट्री है H2O की, जिसको पानी, जिसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ये वाष्प कहलाता है, वेपर कहलाता है, ये जल कहलाता है, और ये यहां पर इसके लिए H2O के लिए ये बर्फ कहलाता है। देखिए, कम ताप पर, देखो यहां पर ये देखेंगे कम ताप और अधिक ताप। अब कम ताप की स्थिति में आप जानते हो कि यहां पर रेंज है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस परिवर्तन को बोला जाएगा एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। बातों को समझते जाना। मैं रासायनिक अभिक्रियाओं को सिखाते हुए चलूंगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, कॉपी में जरूर लिखिएगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने देखा खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये
ठोस से बर्फ में परिवर्तित होना, पिघलना, बर्फ का पिघलना या द्रव का बर्फ में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है। यहां पर देखें, पानी का उबलना, जल का उबलना, यह कौन सा परिवर्तन है? यहां पर लिक्विड से गैस बन रहा है, वाष्प बन रहा है। यह पानी ये भाई अभी भी H2O है। इसके रासायनिक गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस परिवर्तन को भी हम यहां पर फिजिकल चेंज कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यहां पर हुआ भौतिक परिवर्तन, यहां पर हुआ रासायनिक परिवर्तन। हमने देखा ये 3 परिवर्तन। अब देखो, इसमें लोहा आपको नजर आ रहा होगा, लोहे पे जंग लगना भी नजर आ रहा होगा। ये लोहे पे जंग लगना, हम यहां पर जानते हैं कि यहां पर तापमान में परिवर्तन करके हम वापस प्राप्त कर सकते हैं इनको, लेकिन अगर लोहे में जंग लग गया तो उसे प्राप्त करने का तरीका यह नहीं होगा कि तापमान में परिवर्तन करें या इसके पानी निकाल दें तो यह फिर से वही बन जाएगा। यहां पर एक दिशा में परिवर्तन हुआ है और यह हुआ क्या है कि लोहा जो है, आयरन जिसको कहते हैं, आयरन जो परिवर्तित हो गया है Fe3O4 में, किससे? ये पानी और ऑक्सीजन को ग्रहण करके, साथ में कुछ हाइड्रोजन निकला होगा। तो ये जो है परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? यहां पर जो होने वाला परिवर्तन है एक केमिकल परिवर्तन है, क्योंकि यहां पर लोहा जो शुद्ध है और जो जंग लग गया है, ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, वो ये है। हमने रासायनिक परिवर्तन यहां पर देखा। अब देखिए इस जगह पर कौन सा परिवर्तन है? बच्चे बताओ कि यहां का फलों का पकना क्या है? फलों का पकना क्या है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? जल्दी से बता दो आप। एक बच्चे ने लिखा है कि मैंने 10th में 90% मार्क्स पाया है। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। मनीष कुमार ने, आपको बधाई। बताओ ये परिवर्तन कौन सा? ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना, कच्चे से पक्के में परिवर्तन होना एक रासायनिक परिवर्तन है। और इस क्रिया को देखिएगा, कच्चे फलों को तोड़ा जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह जहां पे बेचना होता है उस जगह पे ले जाया जाता है और उस जगह पे ले जाकर के, आपको एक मजेदार बात बताता हूं, उसे कैल्शियम कार्बाइड के भट्टी में रख दिया था, रूम में रख दिया जाता है। यानी कि रूम में एक के बाद एक बड़े से उसको चैम्बर में रख दिया जाता है, किनको? रैक में रख दिया जाता है केले को, और उस रूम में थोड़ी सी कैल्शियम कार्बाइड को पेपर में लपेट के जगह जगह पर रख दिया जाता है और वहां पर निकलती है, इनकी जल से क्रिया होने पर बनता है C2H2 एसिटिलीन गैस और ये बन जाता है। ये रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा बाद में। तो ये इस तरह से फलों को पकाने में मदद करता है, एक तरह का केमिकल हार्मोन का काम करता है, ये कृत्रिम हार्मोन का काम करता है। लेकिन यहां पर पेड़ पौधों में जब पक रहा हो तो वहां पर उसे पकाने के लिए किसी तरह का कोई रसायन उपयोग होते हैं। तो यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। आप जानते हो एक रसायन दूसरे रसायन में परिवर्तित हो जाती है तो इसमें खट्टे से वो मीठा हो जाता है। अब बात करेंगे क्या यहां पर मोमबत्ती में होने वाला परिवर्तन, क्या आप बता सकते हैं यहां पर कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती में होने वाला परिवर्तन, आपको 2 तरह के परिवर्तन नजर आएंगे। ये मोम है, वैक्स है, मोम जो होता है सॉलिड यानी ठोस होता है। ये मोम जो है यहां पर गर्म होकर के, पिघल करके, मेल्टिंग होकर के, ये देखो द्रव में परिवर्तित हो गया मोम। अब ये हो गया लिक्विड में परिवर्तित हो गया। तो इस जगह पर एक घटना हुई है, जब गर्म हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ तो अवस्था में परिवर्तन हुआ और फिर से ठंडा होगा तो फिर ये ठोस बन जाएगा। ठंडा होने पर फिर से ये मोम कैसा हो जाएगा? ठोस हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ये यहां पर फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया हुई यहां पर ठोस से द्रव, द्रव से, तो ये तापमान में परिवर्तन के साथ, तो मोम का स्वरूप परिवर्तित नहीं है, पदार्थ वही है, उसका फॉर्मूला वही है, जितने कार्बन, ये एक तरह का हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में बात करूंगा कि रिएक्शन क्या होता है। ये एक शुरुआती दौर की बात समझिए। तो यहां पर इस तरह की घटनाएं हुई है। यह परिवर्तन, पूरा का पूरा यह परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन को दर्शा रहा है, फिजिकल चेंज को दर्शा रहा है। परंतु यहां पर मोम जो है वो वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है
और इसके साथ ये बनाता है दो चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का वाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में और जल का वाष्प ये भी गैस के फॉर्म में ये निकलता है और काफी अधिक मात्रा में हीट पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होता है। ये भी ऊष्मा भी निकल रहा है। यहां पर जो परिवर्तन है ये परिवर्तन एक केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं यहां पे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हेलो, अब जो अपनी जिंदगी में हमने जो जो रासायनिक परिवर्तन देखे थे वो एक्चुअली रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जैसे फलों का पकना, फलों का पकना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया वहां पे हुई है। अब यहां पर इसी शब्द पे ध्यान दें, इसको हम कैसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और उन नए पदार्थों के नए गुण होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। बहुत सुंदर सा परिभाषा आपके साथ है, छोटी सी परिभाषा। क्या बताया? अगर आप एग्जाम में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है, वे घटना है, वे परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और नए पदार्थों के गुण अलग होते हैं। चलो एक चीज देखते हैं, सिंपल सा एक चीज देखते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया को समझे। यह हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके पानी बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनाते हैं। सिर्फ अब यहां पर जो हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है जबकि ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है और पानी अलग पदार्थ है। अब देखो, ऑक्सीजन एक गैस पदार्थ है जिसको आप जानते हो कि प्रकृति में इतनी सारी गैसें हैं, फिर भी हमारे शरीर को सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे शरीर को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन एक अलग पदार्थ है और इसी तरह से हाइड्रोजन एक अलग पदार्थ है। तो दो अलग अलग रसायन मतलब पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये अलग अलग पदार्थ मिलकर के पानी बनाते हैं। तो पानी की जरूरत है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को हम ले लें तो क्या अंदर पानी बन जाएगा? हमें पानी की जरूरत हो तो नहीं, हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी उपयोग करेंगे। ऑक्सीजन की जरूरत होगी जहां पे है वहां पर ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन की हमारे शरीर को ऐसे डायरेक्ट जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन को डायरेक्ट किसी तरह से जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के तीसरा पदार्थ बनाया। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं सोडियम धातु है, एक मेटल है। अगर सोडियम धातु को पानी में डाल दोगे, जहां तक आप जानते हो कि पानी में डालते तेजी से रिएक्शन करता है और इतनी तेजी से रिएक्शन करता है कि बहुत सारी गर्मी भी पैदा करता है और वो गर्मी वहां से निकलने वाले हाइड्रोजन गैस के साथ जल करके एक तरह से विस्फोट पैदा करता है। तो देखिए, सोडियम एक अलग पदार्थ है। सोडियम को खाएंगे आप अपनी जिंदगी में यूज नहीं कर सकते, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। फिर बात होता है क्लोरीन। क्लोरीन एक गैस है। इसको भी अगर आप सूंघेंगे या श्वास के द्वारा लेंगे तो हमारा फेफड़ा पूरा जल जाएगा, यानी कि एक जहर की तरह काम करेगा। ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए प्राण घातक हो जाएगा, इसको डायरेक्ट उपयोग करें। लेकिन आप जानते हो सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है, इसको आप रोज दैनिक जीवन में उपयोग करते हो अपने भोजन के रूप में, यानी अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रक्रियाओं को तो देखें, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर के तीसरा पदार्थ बना रहा है। तो जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, इन पदार्थों को हम कहते हैं रिएक्टेंट या अभिकारक। क्या कहते हैं? इनको अभिकारक कहते हैं। और जो पदार्थ बन जाता है, बनता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। मतलब यह समझो कि मैंने सोडियम पर क्लोरीन गैस डाला और वो सोडियम और क्लोरीन आपस में कुछ ऐसा कुछ परिवर्तन किया कि एक नया पदार्थ बन गया जो कि नमक है। हम इस तरह से लिखने का मतलब क्या समझ में आया कि हमने ये दोनों लिया था जो कि इनके मिलने से ये बन गया। ये बताता है कि अब ये मिल करके ये खत्म हो गया, अब ये बन गया उत्पाद। तो अभिकारक रिएक्टेंट कहलाता है, इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें।
अब मैं रिएक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करूंगा। ऐसे ही जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बातों को हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे तो इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ाएंगे नहीं, बातों को समझते हुए चलेंगे, एक एक बातें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल आप बात कर रहे थे, हाँ जी, तो यहां पर क्या देखें, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर के क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। तो ये प्रक्रियाएं क्या हो रही हैं, हमने जिंक धातु ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हमने इसको डिप कर दिया, वो वहां पर कुछ चीज गैस निकलने लगी, परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, और बन जाता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब बात करते हैं यहां पे कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ पदार्थ के बारे में बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही तो किसको क्या कहेंगे। तो जिन पदार्थों को आपने रासायनिक अभिक्रिया में लिया है उनको रिएक्टेंट कहते हैं, यानी अभिकारक, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अभिकारक या अभिकर्मक। और रिएक्शन के बाद जो प्राप्त होता है उनको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद कहा जाता है। इस बात को ध्यान देंगे। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा जाता है वो रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट है। पूरी वीडियो लाइन से देखते रहिएगा, कहीं पे स्किप मत करिएगा, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण। बात समझो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब बात हुआ कि हमने रासायनिक अभिक्रिया किसको कहा, कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थ आपस मिलकर के किसी तीसरे या चौथे पदार्थ को बना रहा हो, यानी कोई पदार्थ अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो रहा हो, एक रसायन दूसरे रसायन में परिवर्तित हो रहा हो, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कह रहे थे। ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही थी उसे प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे प्रदर्शित किया जाएगा इसको जरा समझेंगे। रासायनिक समीकरण, तो उनको संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखो यहां पर मैंने किस तरह प्रदर्शित किया है, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना, ये रासायनिक समीकरण को दर्शा रहा है। पर यह रासायनिक समीकरण शब्दों में दर्शा रहा है, इसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शब्द समीकरण कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब इस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, ये समीकरण जो लिखा है इसको कहेंगे शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन कहेंगे। इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन इस वर्ड इक्वेशन को इक्वेशन में, रासायनिक समीकरण में कैसे परिवर्तित करेंगे, समीकरण में कैसे परिवर्तित करेंगे ये शब्द समीकरण को, तो इसको थोड़ा समझेंगे। ये जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, थोड़ा सा इस बात को थोड़ा समझेंगे। जिंक का संकेत क्या है उसे ध्यान रखें। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है, और जो बनेगा वो जिंक सल्फेट है। तो जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फेट वाला भाग ये हो गया, और हाइड्रोजन, तो ये कैसे हुआ होगा इसके बारे में आगे जाके जानकारी आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा समझेंगे। तो इस तरह से जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के बनाया, अभिक्रिया करके बनाया ZnSO4 और H2 गैस। अब इस चीज को कैसे क्लियर करेंगे आप सब, इसके बारे में बात करता हूं, थोड़ा सा समझेंगे बातों को। थोड़ी सी बातें यहीं पर बताना चाहूंगा। जब भी किसी इक्वेशन को लिखा जाता है, समीकरण को लिखा जाता है, तो दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक होता है तत्वों को कैसे लिखा जाता है, तत्वों को, तत्व यानी एलिमेंट्स, इसको कैसे लिखा जाता है, तत्व यानी कि एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को लिखने के लिए उसके एटॉमिसिटी का उपयोग किया जाता है, एटॉमिसिटी, जिसको परमाणुकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है तो H2, क्लोरीन Cl2, फास्फोरस P4, सल्फर S8 के रूप में लिखा जाता है। समझेंगे छोटी छोटी बातें।
लेकिन यौगिकों को कैसे लिखा जाता है? यौगिकों को लिखने के लिए, यौगिक यानी जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, कंपाउंड को लिखने का तरीका क्या होगा? कंपाउंड्स को लिखने का तरीका होता है उसकी संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी के आधार पर, यानी संयोजकता के आधार पर, क्योंकि यहां पर दो या अधिक तत्व आपस में मिलते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे समझेंगे इन चीजों को, मैं इक्वेशन में आपको समझाता हूं। एक ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, अपने दोस्तों को जरूर सुनाइएगा, दिखाइएगा, आप भी खुद देखिएगा। सोडियम, ये है क्या चीज? सोडियम एक तत्व है। सोडियम क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है। क्लोरीन क्या है? एक तत्व है, एलिमेंट है। मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये एलिमेंट है, ई से दर्शा रहा हूं, ये यौगिक है, कंपाउंड है, सी से दर्शा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात। सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व, जबकि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दो अलग अलग तत्वों का एहसास हो रहा है यहां पर, सोडियम और क्लोराइड, तो ये यौगिक कहलाएगा। समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। मैंने क्या कहा? समान प्रकार के, समान परमाणुओं से बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता। लिख लिया करें, लिख लिया करें। और दूसरी बात, यौगिक की बात कर रहा हूं। क्या यौगिक क्या होते हैं? दो या अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित संयोग से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। फिलहाल ये क्या चीज है बेटा? ये कंपाउंड है। सोडियम की एटॉमिसिटी होता है Na, इसमें एक ही परमाणु होते हैं, यानी सोडियम Na लिख सकते हैं हम, Na लिख सकते हैं। धातुओं को केवल एक परमाणु माना जाता है, जबकि अधातुओं में यह चीज अलग अलग देखने को मिलता है। क्लोरीन, यह है Cl2, इसका फॉर्मूला हो गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड लिखते समय हमें उनके संयोजकता का ध्यान रखना पड़ता है। सूत्र बनाना सिखाया था ना इसके पहले वाले में, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री वाला। मैंने कहा आपको, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है, उनके सारे वीडियो देखिए। बता रहा हूं, इतने सारे बच्चों ने देखा और इतने सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया ना, मानना पड़ेगा, आप भी एक करिए। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड, तो यहां पर सोडियम है और क्लोरीन है। इसका सूत्र क्या होगा? ये सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है क्लोराइड, तो ये -1। तो इस तरह से ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो Na1 और Cl1 हुआ। इस आधार पर बन गया NaCl। तो ये किसके आधार पर हुआ? वैलेंसी के आधार पर हुआ। तो देखो, किसी रिएक्शन को जब बनाते हो तो इस तरह से एक अभिक्रिया बन गया है। ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोरीन, ये वर्ड इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन में परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखो, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया से Na+Cl2 = NaCl बना। ये रिएक्शन हुआ, बैलेंस नहीं है। बैलेंस होना अलग बात होता है, इसके बारे में अलग से बात करूंगा। तो क्या आप सबको बातें समझ में आ रही है? अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो यहां पर सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन, तो ये एक रिएक्शन को दिखा रहा है, ये रिएक्शन के इक्वेशन को दर्शा रहा है, यानी कि रासायनिक। तो ये क्या कहलाएगा? वर्ड इक्वेशन, और ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। यानी कि ये रासायनिक समीकरण है। अब देखिए, हमने कुछ चीज समझा, तो इसके लिए थोड़ा सा बैक करते हैं इन चीजों की तरफ, कि यहां पर वही चीज है कि ये है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये वर्ड इक्वेशन से, ये वर्ड इक्वेशन से ये रासायनिक समीकरण, तब यहां पर याद रखिएगा, जिंक की संयोजकता है +2 और SO4 -2 की ये इसकी संयोजकता ये है। तो ये 2 इधर चला गया, 2 इधर चला गया। बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा? Zn2 और SO4
ट्वाइस 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो बन गया ZnSO4। अब ये फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जब रिएक्शन की बारी आती तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। यानी रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर समझना होगा तो इस बात का पूरा ध्यान रखना सारे बच्चे, मेरी बात सुन लो। अगर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरणों को समझना है किसमें, पूरी केमिस्ट्री के अंदर जाकर के, जो सबसे बड़ा तकलीफ होता है, तो इसके लिए पूरा 0 लेवल की बेसिक केमिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी होता है। आप जानते हो, चाहे 11th पढ़ो चाहे 12th पढ़ो, वहां पर चैप्टर 1 या 0 चैप्टर नहीं होता है, वो चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है और सीधा आगे पहुंचाता है। तो आप ऐसा कोई स्कूल में या ट्यूशन में ऐसा कोई क्लास या ऐसा कोई कोर्स नहीं होते हुए देखेंगे जिसमें 0 लेवल की पढ़ाई होती होगी। यह हमारे YouTube में होता है 0 लेवल की पढ़ाई। यानी यह बात समझ लो कि 0 लेवल की पढ़ाई से ही आप 11th पढ़ पाएंगे, 12th पढ़ पाएंगे, और यही नॉलेज सबसे बड़ा नॉलेज होता है, क्योंकि अब कुछ नहीं है तो कुछ तो आना पड़ेगा ना। तो यहां पर मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था कुछ एक दिनों पहले, आपको याद होगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस 0 लेवल बेसिक केमिस्ट्री का मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप जरूर आप पूरा पढ़िएगा, जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे। तो आगे समझने के लिए इस बात की बातें बताता हूं कि यहां पर मैं संयोजकता की बात करूंगा, क्योंकि वैलेंसी या संयोजकता बहुत जरूरी है। संयोजकता की बात करूंगा। संयोजकता इनकी फटाफट याद रखिएगा। पहले वर्ग के तत्वों के लिए +1, दूसरे वर्ग के तत्वों के लिए +2, तीसरे वर्ग के तत्वों के लिए +3, फिर ये +-4, -3, -2, -1 एंड 0। तो आपको मैं अगर यहां पर लिख दूं कि एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, तो आप +3 लिख दीजिएगा। और ये सेल्फ, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो ऑक्सीजन की -2 है। और इस तरह से इन दोनों की अभिक्रिया से, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की क्रिया से बनेगा, क्या बनेगा ये सोचना है। तो यहां पर अभिक्रिया कितना आसान हो जाएगा, जरा समझेंगे। एल्यूमिनियम की संयोजकता ये और ये, इसकी संयोजकता ये, तो ऐसे ऐसे मिलकर के क्या बनेगा, एल्यूमिनियम के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 3 हो गया। इस तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया बनते। ये टेबल आपको बहुत मदद करेगा। फिर आगे चलते हैं। मिस्टर AAR बोल रहा है कि किसी को मुझसे बात नहीं करना। क्यों करेगा भाई, बच्चा पढ़ने बैठा है कि आपसे बात करने बैठा है। सारे बच्चे ध्यान रखें, कोई किसी को चैट ना करें, बात ना करें, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें आगे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है और बहुत कुछ सिखाना है। तो वर्ड इक्वेशन क्लियर है यहां पे। अब इस वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब बताओ इसको कैसे बनाओगे केमिकल इक्वेशन, बताओ। रासायनिक समीकरण कैसे बनाओगे, देखो बेटा यहां पर देखो, रासायनिक समीकरण क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से पानी बनना एक रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है। बात सुनो, मैंने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करती है और पानी बनता है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे रासायनिक समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण यह हुआ, वर्ड समीकरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। लेकिन रासायनिक समीकरण को हमने वर्ड के रूप में लिखा, शब्दों में लिखा है, वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। और वर्ड इक्वेशन को हम संकेतों में लिखेंगे, वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आया, बोलो, मैं जो बोल रहा हूं एक लाइन सुनो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल बनाता है, यह बोलना रासायनिक समीकरण हो रहा है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाऊंगा, वहां पे पानी बन जाएगा, वो घटना रासायनिक अभिक्रिया है। हेलो, खाना बनना रासायनिक अभिक्रिया है, खाना बनना रासायनिक अभिक्रिया, मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया से पानी का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया है। यस, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस चीज को इस तरह लिखना रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। शब्दों पे ध्यान देंगे, है ना, शब्दों पे ध्यान देंगे, ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिख लिया। रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखने के बाद उनको संकेतों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलो संकेतों में लिखें। हाइड्रोजन होता है H, इसकी ये तत्व है, तो तत्व के ये तत्व है, ये भी तत्व एलिमेंट है, और ये क्या चीज है, कंपाउंड है। तो तत्व का
हाइड्रोजन को H2 के एटॉमिसिटी कितनी होती है इसकी, H2 होता है। ऑक्सीजन का भी क्या था, O2 होता है। और ये बन गया पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2। और ये पानी कैसे बना, पानी का H2O क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की -2, ये 2 और ये 1, H2O। बेटा ये चीज हमारी नॉलेज के पहले क्लासेस में हो चुका है। इससे पहले जो क्लास लिया था ना फॉर्मूला बनाने वाला, उसमें मैं करा चुका हूं, कुछ एक क्लासेस के पहले देख लीजिएगा। अब बात हो रही है कि ये रिएक्शन में लिख दूं, H2 + O2 गिव्स H2O। रासायनिक समीकरण हो गया यार, हो गया। अब ये छोटी सी बात बच्चों को भारी पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमने इस लेवल से पढ़ना शुरू किया ही नहीं है, हमने सीधे जंप मारे हैं भाई। 11वीं और 12वीं में रिएक्शन लिखो, छापो कॉपी में, याद करो, फिर ला जाके एग्जाम में लिख दो, लिखने के बाद घर आओ तो पता नहीं कि क्या किया हमने। यह स्थिति आई है, इसीलिए परेशानी है। फिलहाल अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत जरूरी बात। ये रिएक्शन तो लिखे हमने, परंतु ये इस रिएक्शन को 100% क्या हम सही मानेंगे? O2 = H2O जो लिखा है, इस रिएक्शन को कंप्लीट मानेंगे? बिल्कुल कंप्लीट नहीं मानेंगे। यहां पर एक शब्द आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इक्वेशन बैलेंसिंग। आज एसी नहीं चालू गया, कहां है? चलिए बोलिए। तो समझ में आई बातें आपको? यहां पे क्या बोलेंगे? अब ये तो रिएक्शन हो गया, अब एक शब्द आता है इक्वेशन बैलेंसिंग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब क्या होता है? यहां पर आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आप एक चीज देख रहे हो कि क्या समान तत्वों की संख्या बराबर है। हाइड्रोजन यहां पर 2 है, इस तरफ 2 है। ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, जबकि ऑक्सीजन 1 है। हम ये जानते हैं, कुदरत का नियम ये जानते हैं कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल वो रूपांतरित होती है एक रूप से दूसरे रूप में। यानी जितने पदार्थ उपस्थित है उतना ही रहेगा, वो चेंज खत्म नहीं होगा, ना हम उसे बना सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। जब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बना नहीं सकते तो उसको संतुलित करना जरूरी है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो आपको बता दें, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का क्या मतलब होता है, मैंने यहां पर परिभाषा में लिखा है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पाद में समान तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान करना। अभिकारक और उत्पाद में समान तत्वों का जो संख्याएं होती दोनों तरफ बराबर हो जाए, तब उसे उस समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। दोनों तरफ बराबर हो जाए तो बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास ये 4 तरीके हैं। एक है अनुमान विधि, जिसको मैं अभी समझाने वाला हूं। दूसरी है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि, और चौथा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। ये 4 विधियां हैं। अब इनमें से आप में से बताओ कि कौन सा नंबर की विधि आपको बनाने आता है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। रासायनिक समीकरण, बेटा पूरी केमिस्ट्री समीकरण है, बता दूं। अब एक काम करते हैं, चलिए एक समीकरण, ये एक समीकरण है ना, इसको रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को हमने वर्ड समीकरण के रूप में, तो अब समीकरण के रूप में लिखते हैं। चलिए, तो आप जानते हो H2 + O2 गिव्स H2O। क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं? बहुत आसान है। क्या आप इसे बैलेंस कर सकते हैं? अब बैलेंस करने का तरीका क्या होगा? तत्वों के संख्याओं को बैलेंस करना। तो जरा देखें, सिंपल एक तरीका बताता हूं, ज्यादा लंबा चौड़ा बातें नहीं करूंगा, सिंपल कुछ बातें करूंगा, उसको ध्यान रखना है। चलिए बोलिए। हां जी, चलिए तो क्या बोलेंगे? यहां पे तत्वों को दोनों तरफ बराबर करेंगे, तो एलिमेंट यानी तत्व, एलिमेंट्स यानी तत्व
मेरे पास तत्व कौन कौन से हैं? यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, जो दोनों तरफ रहता है ना। ऐसा नहीं कि इधर ऑक्सीजन है परंतु उधर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा भाई। चलिए साहब, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन है और राइट हैंड साइड कौन कौन है, जरा समझो कितनी मात्रा में। अब देखो दोनों को अपन देखें बैलेंस है कि नहीं, चेक करें। चलो बताओ, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में। तो बताओ हाइड्रोजन इस तरफ कितना है? सिर्फ 2, और उस तरफ कितना है? 2। हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को चेक करो, बोलो हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और ऑक्सीजन केवल 1 है। अब यहां पर आपको पता चल रहा है कि यह बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है, यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना, बराबर करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहां पर ऑक्सीजन, भाई दोनों तरफ ऑक्सीजन बराबर करना है, तो हमने क्या किया? ऑक्सीजन H2 लिख दिया। तो बेटा ऐसा नहीं करेंगे, इससे फॉर्मूला परिवर्तित हो जाएगा, सूत्र परिवर्तित हो जाएगा, यौगिक चेंज हो जाएगा। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हमें इन दोनों की अभिक्रिया से हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं मिलने वाला, हमें ऑक्सीजन पानी ही बनने वाला है, पानी मिलने वाला, तो यह गलत हो जाएगा। तो क्या करें? जिस संख्या को बढ़ाना है ना, जिस तत्व की संख्या को बढ़ाना है, उस पूरे अणु के सामने रस समीकरण मिति गुणांक यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी कि उस अणु के सामने नंबर लिख देना है। तो कितने? ऑक्सीजन इस साइड 2 है, ऑक्सीजन इस साइड 2 है और उस साइड कितना होना चाहिए? 2। तो मैं इसको 2 करने के लिए मैं यहां पर 2 कर दिया, तो ये हो गया 2। ये कितना हो गया? 1 से हो गया 2, 1 से हो गया 2। अब ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन एक बड़ी बात हो गई इसके साथ, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, परंतु हाइड्रोजन 4 हो गया। यानी कि यहां पर ये हो गया 4, इधर 4 हो गया। अब इस तरफ भी 4 करना है, तो आप हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन ले लो, 2H2 ले लो, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो इस तरह से ये 4 हो गया। अब बताओ दोनों तरफ बराबर हो गया, 4 4 2 2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर हो गया। यही एक तरीका होता है, सिंपल एक तरीका होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के मैंने बहुत सारे स्पेशल ट्रिक वाले वीडियोस दिए हैं, बहुत गहरी वीडियोस दिए हैं, उसमें 3 क्लास में लगता है, 3 क्लास लगता है, और उन 3 क्लास के अंदर आप ऐसे ऐसे ट्रिक से समझेंगे कि आप जब उस पर प्रैक्टिस करोगे, पहले क्लास में ऐसा लगेगा यार ये तो बकवास है, दूसरे और तीसरे क्लास तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगेगा यार ये सुपर है, अपनी क्लास में क्विक बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो उसको करना भरो एक बार जरूर। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए बहुत सारे समीकरणों के साथ हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपको बोला, चलिए ये कैल्शियम है और ये जल है ना, और इन दोनों के रिएक्शन से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए। क्या इसको संतुलित कर सकते हो? संतुलित करके बताओ कितने बच्चों को लगता है कि संतुलित कर लेंगे? कोई अमित करके बच्चा है ना, पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ जी पढ़ाई कर रहा है बेटा, तो पढ़ाई पे ध्यान दो अमित। चलो, कैल्शियम और जल की क्रिया से यह बनता है। और साथ में एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर एक चीज और मुक्त होता है, वो है हाइड्रोजन गैस। संतुलित करना है, कैसे करोगे? दोनों तरफ सब कुछ बराबर होना चाहिए। अब बताओ, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 और 2 4 है। ऑक्सीजन इधर 1 है, जबकि इधर ऑक्सीजन है 2, क्योंकि 2 ऐसे गुणा करते हैं। आपको फॉर्मूले में कैसे कैसे करना है, इसके लिए समीकरण संतुलित करने के मेरे और भी वीडियोस हैं, उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि गहराई से मैं आपको समझाया। अभी तो रिएक्शन समझाने का काम चल रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन 2 है, तो मुझे 2 करने के लिए मैं क्या करूंगा आपको पता है? इस तरफ अणु के सामने मैं 2 लिख दिया, इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन 4 हो गया। अब बताओ, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4, 2 2 4 और ऑक्सीजन हो गया 2।
हो गया संतुलित। इस तरह संतुलित करना है। और क्या, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, इसको संतुलित करने के तरीके हमें अपनाने हैं। इसी तरह से दोनों तरफ बराबर करना है। मैं शॉर्ट में बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब बात करिए, आपको मैं दे रहा हूं यहां पर कुछ होमवर्क, इनको संतुलित करिएगा। यह है आपके पास होमवर्क। साथ में एक बड़ी चीज बता दूं, मानसून सेल चल रहा है। जो बच्चे हमारे कोर्स के साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उन बच्चों को एक काम करना पड़ेगा। हमारा गूगल शीट है, नीचे आप जाके फिल करिए। और ये अभी 40% का बड़ा ऑफर है, बड़ा ऑफ चल रहा है। अब ये मानसून ऑफर है, ध्यान रखिए। किसी भी कोर्स में, चाहे 11th का लें या 12th का लें, चाहे नीट का लें, चाहे जेईई का लें या तो जिसका भी आप लेना चाहें, जिस भी कोर्स को लें, चाहे जो हमारे डाउटनॉट में अवेलेबल है, सारे कोर्स पर आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट है। आप जल्दी करिए, कूपन कोड लगाइए और आपको यहां मिल जाएगा। कूपन कोड है MPD40। इस पर कर सकते हैं। किसी तरह की अगर कोई बात पूछना है तो आप नीचे कॉल कर सकते हैं। मैं आगे बोलूंगा। ये होमवर्क है बेटा, इसको सॉल्व करके देखिए, आप सभी रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। चलिए साहब, भौतिक अवस्था कैसे दर्शाई जाती है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक रिएक्शन है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया, ये रिएक्शन मैं लिख देता हूं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये बनाता है पानी। आयरन और जल की क्रिया से बनता है Fe3O4। और यहां पर एक और बातें कह दूं, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। यहां पर जिंक और ये इनकी क्रिया से ZnCl2 और ये बन जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। समीकरण संतुलित करना मैंने बताया आपको, संतुलित करना है इनको। अब मैं संतुलित करने की बात नहीं करूंगा, अभी मैं बात करूंगा कि इसके अवस्थाओं को कैसे दर्शाया जाता है। समझो, अवस्थाओं के लिए तो कितने कौन कौन सी प्रकार की अवस्था होती है? ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड, और गैस। सॉलिड ठोस को दर्शाने के लिए S, द्रव को दर्शाने के लिए लिक्विड, और गैस को दर्शाने के लिए G। तब इस जगह पे आप बताइए, हाइड्रोजन क्या है? ये रिएक्शन है एक, मैं इसको संतुलित रूप में लिख देता हूं। चलिए, ये लीजिए, अब ये एक रिएक्शन है संतुलित रूप में, ठीक है। अब यहां पर एक अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया में हमें सामने वाले को इंफॉर्मेशन देना है कि ये चीज ठोस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। तो क्या करा जाता है? देखिए, सिंपल एक बात बताता हूं। यहीं पे हाइड्रोजन एक गैस होता है तो ब्रैकेट में G लगा देंगे साइड में। ऑक्सीजन एक गैस है, इसको दर्शाएंगे। अब इस अभिक्रिया के दौरान काफी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और काफी ये जो गैस, ये जल जो बनेगा लिक्विड फॉर्म में नहीं बनेगा उस टाइम पे। जब बनेगा तो ये गैस फॉर्म में बनेगा, भले इसको ठंडा करने के बाद वो द्रव बन जाए यानी लिक्विड बन जाए। तब इस जगह पर मैं इसको दर्शाऊंगा गैस के रूप में। ऐसे ही आयरन, लोहा सॉलिड होता है। यहां पर जल वाष्प प्रवाहित किया जाता है, बहुत गर्मी के साथ इसको प्रवाहित किया जाता है। ये वाष्प जब इस तरह से प्रवाहित किया जाता है तब क्या होगा? तब की स्थिति में ये यहां पर वाष्प यानी गैस के रूप में प्रवाहित किया जाएगा। तो ये बनेगा Fe3O4 बनेगा, जो कि सॉलिड है और उस टाइम गैस मुक्त होती है। जिंक एक सॉलिड है जिसमें हम लिक्विड HCl द्रव मिलाते हैं यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो ZnCl2 बनता है। ये सॉलिड होता है और ये गैस है। तो ठोस द्रव गैस को भी इस तरह दर्शाया जाएगा। रिएक्शन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, बहुत सारी जानकारी देती है। बेटा एक काम करेंगे, जल्दी से लाइक कर दें यार, अच्छा लगेगा। चलिए साहब, अब कुछ बातें समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कैसे पहचानेंगे? बताओ। कुछ चेंज के आधार पर, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो इस आधार पर पहचानेंगे। रंग में परिवर्तन के आधार पर पहचानेंगे। मतलब उसकी विशेषताएं क्या है? रासायनिक अभिक्रिया होती है, कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस मुक्त होती है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, अवक्षेप बनने लगता है। ये कुछ परिवर्तन होते हैं। चलो, कुछ रिएक्शन के साथ मैं इन बातों को बताने की कोशिश करता हूं। आप इसे जरूर कॉपी में लिखिएगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्लास, ये बताइएगा जरूर। एक पोल कर दीजिए,
और आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एक छोटे से क्लास में सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूं ताकि वो पूरी रासायनिक अभिक्रिया सबको सीखना, बनाना या समझना है, ये सोच के मैं करा रहा हूं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें, जैसे संतुलित करने का पूरे क्लास होता है, 2-3 क्लासेस में आप बड़े बड़े क्लास में वो संतुलित करना सीखेंगे। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं जिसके बेस पर एक डर जो है ना रिएक्शन का, वो खत्म हो जाए। अवस्था में परिवर्तन देखें, यहां पर मोम जो है वो कैसा होगा? मोम जो है वो ठोस है, सॉलिड है, लेकिन जो इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है, और इसी तरह से यहां पर जल के वाष्प भी निकलते हैं, वो गैस रूप में निकलते हैं। तो एक तरह से ये परिवर्तन क्या हुआ? अब मोमबत्ती को गलते खाली पिघलते और उसको छोटा होते देख रहे हैं, यानी कि वो किस में परिवर्तित हो रही है? ठोस में परिवर्तित हो रही है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो रही है। ये एक रासायनिक परिवर्तन यहां पे हम देख रहे हैं। इसी तरह से एक परिवर्तन की बात करें, रंग में परिवर्तन, आपको बता दूं कि KMnO4 यानी ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4 में ऑक्सैलिक एसिड मिलाते हैं तो KMnO4 होता है पर्पल कलर का। पर्पल मतलब होता है, आप इसको क्या कह सकते हैं, जामुनी कलर का, गुलाबी जामुनी कलर का होता है। तो ये रंगहीन हो जाता है रिएक्शन के टाइम पे। ये एक परिवर्तन देखें। गैस मुक्त होना, जिंक धातु को HCl अम्ल में प्रवाहित कर दें या डाल दें, H2SO4 में डाल दें। चलो H2SO4 में डाल देता हूं तो रिएक्शन होगा। जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया और वो खुद जुड़ गया, जिंक SO4 बन गया, हाइड्रोजन निकल गया। भाई फॉर रिएक्शन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था ना, कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे रिएक्शन होता है, वही है कि यौगिक में वैलेंसी यूज होता है और तत्व होता है तो एटोमिसिटी होती है। तो इस आधार पर ये देखिए, तो यहां पर ये गैस मुक्त हो रही है। गैस, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। ताप में परिवर्तन, अगर आपने पानी में डाल दिए हो सोडियम धातु तो ये बनाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, और तेजी क्या हुआ, गैस भी निकला और काफी मात्रा में ऊष्मा निकलता, हीट निकलता है। ताप में परिवर्तन होता है रासायनिक समीकरण के साथ। फिर बात करते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बनने की प्रक्रियाओं को समझो कुछ इस तरह से कि KNO3 Ki के साथ रिएक्शन कराता हूं मैं। पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया लेड नाइट्रेट से कराते हैं, PbNO3 से कराते हैं। तो क्या होता है, ये Pb की संयोजकता 2 है बेटा, तो ये Ki के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, PbI2 बन जाएगा, मैं बताया था ना। और NO3 की संयोजकता कितनी होती है, 1, K के साथ 1, तो क्या हुआ, K और NO3 मिल जाएगा, KNO3। बैलेंस कर दूं अब इसको, 2 बार K और 2 बार NO3, ये लो I2। तो ये है ठोस अवस्था में आ जाता है, ठोस में आता है तो नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप का मतलब होता है कोई ठोस पदार्थ जो उस सॉल्यूशन में घुल नहीं पाता है तो नीचे बैठ जाता है ठोस रूप में, अघुलनशील पदार्थ के रूप में, तो इसको कहते हैं अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं। इस तरह से आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर इसी तरह की अगर आपको क्लासेस करने हैं तो आप अच्छे क्लास की चुनाव करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई आपके लिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पढ़ाई गहराई में होनी चाहिए, एक एक बातें आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए हमने कोर्स लिया है, हमने बनाए हैं कोर्स, वो है डाउटनट में हमारे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, 11th के, 12th के, नीट के, जेई के और एनडीए के। तो इन क्लासेस में कोई भी क्लास, चाहे 9th 10th जो भी क्लास आप लेना चाहते हो, हमारे डाउटनट पर अभी 40% का ऑफ चल रहा है। कूपन कोड है हमारे पास MPD40, मानसून ऑफर है, तो आप इसके साथ आप आ सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, हमारा इसके लिए एक काम करिए जरूर, गूगल शीट नीचे दिया गया उसको फिल करिए। अगर आपको हमारे स्लाइड्स चाहिए पूरी तरह से जो अभी हमने करे हैं, वो हमारे डाउटनट के ऐप में भी मिलेगा, और यही स्लाइड हमारे विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगा। तो आप जहां से भी आप चाहें आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ,
पढ़ाई के साथ रेगुलर जुड़े रहें। अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर दिखाइए और खास तौर पे इस वीडियो को आप भी देखिए, दोबारा देखिए। आपको रिएक्शन से एक इंटरेस्ट पैदा होगा यदि आप ये करते हैं। लेकिन याद रखना, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्लास को स्पेशली डिजाइन किया गया उन बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है और जो केमिस्ट्री को अपने दिल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो जीरो लेवल की केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए और पूरी केमिस्ट्री की, पूरी हर चीज की आनंद उठाइए। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।